हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह क्लासेस। हम ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। हमने ऑडिट में चैप्टर 1 में काफ़ी चीज़ कर चुके हैं। पहले हम लोग ने किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। उसके बाद हम लोग ने सेकेंड वीडियो में किया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। फिर हम लोग उसके साथ में कुछ स्मॉल सा कॉन्सेप्ट भी किया, जैसे कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, मिस स्टेटमेंट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। फिर हम लोग ने किया था टाइप्स ऑफ ऑडिट किए थे हम लोग ने, और स्मॉल कॉन्सेप्ट किए थे। TCWG क्या होता है, दो चार्ज विद गवर्नेंस क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सब डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। अगर ऑडिटर किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहा है, उसके पहले प्री कंडीशन क्या होता है। प्री कंडीशन मीन्स ऑडिट करने के पहले ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जब ऑडिटर क्लाइंट को ऑडिट करने जाएगा, उसके पहले ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री कंडीशन कहाँ मेंशन किया गया, आपको ये पता होना चाहिए। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट कहाँ मेंशन किया गया? एसए 210 में। एसए 210 में प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट मेंशन किया गया। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो एसए 210 में लिखा है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में मेंशन किया है प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। तो हम अभी याद करते कौन से एसए में प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट मेंशन किया है। एसए 210 में। एसए 210 में एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वंस अगेन, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट मेंशन किया गया। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा एसए किया था? एसए 200। एसए 200 का नाम याद करने के लिए हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में कौन सा कोड याद किया था? उय्या कासा। क्या बोला मैंने? उय्या कासा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। एसए 200 था इसके पहले। अब हम कर रहे हैं एसए 210। एसए 210 का नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और हम उसमें हम पढ़ेंगे प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। ऐसा क्या प्री कंडीशन है ऑडिट का? जो ऑडिटर जब जाएगा ऑडिट करने क्लाइंट का, उसके पहले सब सेटिस्फाई होना चाहिए। सो फर्स्ट प्री कंडीशन है डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। जब ऑडिटर क्लाइंट का ऑडिट करने जाएगा, वो देखेगा उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया गया है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या कि नहीं। अब आपके दिमाग में आता होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। फिर भी आपके अभी समझने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का स्मॉल मतलब हमने मतलब जाना था एस से होता है या फिर एएस होता है। हम ऑडिट में एएस या फिर एस से यूज़ हम लोग वर्ड यूज़ नहीं करते। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम मतलब एएस होता है या फिर एस से होता है। तो ऑडिटर चेक करेगा क्लाइंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है कि नहीं। सो डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, obtain the agreement of the management that it acknowledge and understand its responsibility. For example, सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है ऑडिटर एक एग्रीमेंट ऑब्टेन करेगा, एग्रीमेंट बना के लेगा और अपने और मैनेजमेंट के बीच में कि वो जो कुछ बोल रही है उसको, या फिर जो हमें दिख रहा है यहाँ जो हम चेक कर रहे हैं, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला है उसको एक्नॉलेज भी करती है और अंडरस्टैंड भी करती है। कौन? मैनेजमेंट। हमारा ऑडिटर का और मैनेजमेंट का एग्रीमेंट हो गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट दे रही है वो मैनेजमेंट उसको एक्नॉलेज भी करती है और अंडरस्टैंड भी करती है। एक्नॉलेज मतलब वो मानती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने दिया है वो सही है, और अंडरस्टैंड मतलब वो जानती है। सो एक्नॉलेज मतलब मानती है, अंडरस्टैंड मतलब जानती है। सो एग्रीमेंट सेकंड पॉइंट में एग्रीमेंट होगा मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट जानती है और मानती है किस बात को? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेम सेकंड पॉइंट अब मैनेजमेंट का हो गया है कि मैनेजमेंट अब मान ले रही है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को दिए हैं वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। सेकेंड पॉइंट, फॉर द इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसिडर नेसेसरी। जो भी आईसी बना है, जो भी एंटिटी के अंदर आईसी बना है उसके लिए मैनेजमेंट कंसीडर कर रही है, ये सब इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। अब आपको पता होना चाहिए एंटिटी के अंदर जो आईसी बनता है वो मैनेजमेंट बनाती है।
आईसी को चेक करते हैं ऑडिटर। ऑडिटर सिर्फ आईसी पे सजेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर आईसी पे ओपिनियन नहीं दे सकते। ओपिनियन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर देते हैं। ऑडिटर कभी भी आईसी पे ओपिनियन नहीं देते। उनका काम है सिर्फ आईसी पे सजेशन देना कि आपका आईसी ऐसा है, ऐसा ये सब कर सकते हो, उस पर कभी भी ओपिनियन नहीं दे सकते। सो सेकेंड पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसिडर नेसेसरी। एंड थर्ड पॉइंट, to provide the auditor with access to all information such as record, documentation and other matter। अब मैनेजमेंट एग्रीमेंट में लिखी है कि ऑडिटर को हम सब इंफॉर्मेशन एक्सेस करने को देते हैं, जैसे कि कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई अदर मैटर है। अगर ऑडिटर चाहता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एसेस कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिटर को हम लोग सब एसेस देते हैं, सब उनको हम राइट्स देते हैं कि आप सब कोई भी रिकॉर्ड अगर चाहिए आप ले सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए सपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आप वो भी ले सकते हो, और कोई अदर मैटर है, कोई अदर डॉक्यूमेंट से आप ले सकते हो। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर में रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन के अलावा अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल स्टॉक काउंटिंग के लिए चाहिए या फिर कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फिजिकल काउंटिंग के लिए चाहिए, तो मैनेजमेंट उनको एक्सेस देगी ऑडिटर को कि आप कर सकते हो। एंड लास्ट, अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ पर्सन विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम द ऑडिटर डिटरमाइन इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और लास्ट में मैनेजमेंट एग्रीमेंट में ये भी लिखी है कि हम ऑडिटर को राइट देते हैं, एसेस देते हैं कि वो एंटिटी के अंदर किसी थर्ड पार्टी से अगर इंफॉर्मेशन लेना है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सपोर्टिंग के लिए, वो किसी थर्ड पार्टी से ही पूछ सकती है, हम उनको अनरिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। सो पॉइंट क्या लिखा है, अनरिस्ट्रिक्ट एसेस टू अ पर्सन विद इन द एंटिटी। अगर एंटिटी के अंदर किसी थर्ड पार्टी से ऑडिटर को पूछना है, मतलब मैनेजमेंट के अलावा किसी थर्ड पार्टी से, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय से पूछना है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर पूछ सकता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट में? पहला पॉइंट था, देखिएगा ऑडिटर की डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट बनेगा मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। सेकंड, जो आईसी बना है वो मैनेजमेंट के हिसाब से बना है। एंड थर्ड, मैनेजमेंट राइट दे रही है ऑडिटर को, एसेस दे रही है कि सब इंफॉर्मेशन ले सकता है इन सपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर। सेकंड, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंट के अलावा वो भी ऑडिटर ले सकता है। एंड लास्ट, अनरिस्ट्रिक्ट एसेस टू अ पर्सन विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम द ऑडिटर डिटरमाइन इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर चाहेगा मैनेजमेंट के अलावा, दो चार विद गवर्नेंस के अलावा भी थर्ड पार्टी से एंटिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय से पूछताछ कर सकता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको सपोर्टिंग के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। सो हम लोग ने प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट कर चुका है। वंस अगेन अगर रिवीजन करना है हम कर सकते हैं। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट ऐसे 210 में लिखा है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। उसमें लिखा है पहला, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो बना है एज पर दी, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने वो एक्सेप्टेबल है अपनी इंडिया में, एएस के हिसाब से बना है। ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में एग्रीमेंट बना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। सेकंड, फॉर इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट उसके लिए कंसीडर कर रही है, उस जो भी इंटरनल कंट्रोल बना है वो मैनेजमेंट के हिसाब से बना है, वो ऑडिटर उस पर सिर्फ सजेशन देगा, आईसी पे कभी भी ओपिनियन नहीं देगा। और जो एग्रीमेंट बना है उसमें मैनेजमेंट राइट दे रही है ऑडिटर को कि हम एसेस कर से कौन से भी इंफॉर्मेशन के लिए, रिकॉर्ड के लिए, डॉक्यूमेंटेशन अगर हमें चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम ऑडिट कर रहे हैं उसके लिए हम कोई भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं मैनेजमेंट से। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए पूछताछ करना है हम मैनेजमेंट से कर सकते हैं, TCWG से कर सकते हैं। एंड अदर अनरजिस्टर्ड एसेस टू अ पर्सन विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम दी ऑडिटर डिटरमाइन इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। होप सो आपको समझ में आ गया होगा प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट क्या होता है। इसको 2-3 बार रिवीजन करो आप और आराम से आप इसको लिख सकते हो। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट सिर्फ इतना ही है। इसमें जितने भी वर्ड हमें आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, दो चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब कौन होता है, उसमें कौन कौन आता है, मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, वो सब हम समझ चुके। अभी हम इसी वीडियो में एक दो कॉन्सेप्ट और भी करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ वर्ड देखे होगे, सेकेंड पॉइंट में आया था फॉर इंटरनल कंट्रोल। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। हमने प्री कंडीशन में समझ लिया कि इंटरनल कंट्रोल
तो मैनेजमेंट बनाए हम उसके हिसाब से मानेंगे। लेकिन इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, और इसके साथ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हम और भी समझेंगे जो हम आगे हमें हेल्प मिलेगा। पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल मतलब जो भी प्रोसेस डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेड है एंड मेंटेन्ड है बाय दो चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। फॉर एग्जांपल अभी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल पहले आप समझ लो इंटरनल कंट्रोल कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाती है, ऑडिटर नहीं बनाता। मैनेजमेंट के अंदर ही जो भी आईसी बना है वो मैनेजमेंट बनाती है, और उस पर सिर्फ ऑडिटर सजेशन दे सकता है, अपना ओपिनियन कभी नहीं दे सकता। सो द प्रोसेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। अगर कोई भी प्रोसेस किसी भी चीज़ को लेके मैनेजमेंट बना रही है तो उसका डिज़ाइन कैसे हुआ है। डिज़ाइन मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बनाया कि हमारे कंपनी में ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, तो डिज़ाइन मतलब जो पॉलिसी मैनेजमेंट ने बनाया है वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। इम्प्लीमेंटेड मतलब जो पॉलिसी, डिज़ाइन मतलब जो पॉलिसी बनाया है, और जो पॉलिसी बनाया जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो और आ गया इम्प्लीमेंटेड। एंड सेकेंड मेंटेन्ड, जो पॉलिसी बना है उसको कितने टाइम तक मेंटेन किया जा रहा है, उसका कंटिन्यूस सस्टेनेबिलिटी कितना है उस पॉलिसी का। तो तीन वर्ड समझ गया। कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसेस बन रहा है वो डिज़ाइन का, मेंटेन का एंड इम्प्लीमेंटेड, तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन, मेंटेन एंड इम्प्लीमेंटेड। द प्रोसेस जो भी मैनेजमेंट बनाती है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, उसका डिज़ाइन, वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और मेंटेन्ड, ये सब चीज़ कौन करता है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सोनल, तीन लोग करते हैं काम। फॉर एग्जांपल अदर पर्सोनल में सीईओ आ गए, सीएफओ आ गए, उन लोग आ गए। तो इसे प्रोसेस को बनाता है दो चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सोनल। दो चार्ज विद गवर्नेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। अब ये ऐसी बनाते क्यों है, नीचे लिखा है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। हमने पहले ही पढ़ लिया है, ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा एश्योरेंस नहीं देगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी ऑडिटर नहीं देता है। कौन सा एश्योरेंस देता है वो, ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। अब रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है आपको पता ही होगा क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का अपोजिट वर्ड है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो क्या होता है वो भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो आप लाइन से प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे लगा है, आप प्लेलिस्ट में जाए, ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 आप लाइन से देखो, सब चीज़ में एक्सप्लेन किया हूँ आपको। तो ये सब प्रोसेस दो चार दिन गवर्नेंस मैनेजमेंट क्यों बनाती है, ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके किसके ऊपर, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर से हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे। सेकेंड, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, जो भी पॉलिसी बना है उसके ऊपर उसका कितना इफेक्टिव है, वो कितना काम करता है और कितना फास्ट काम करता है, उसका एफिशिएंसी कितना है। थर्ड, सेफ गार्डिंग ऑफ एसिड, अपने एसिड्स को सेव करने के लिए आईसी बनेगा तो फिर एसिड सेव होगा आईसी के लिए। एंड लास्ट, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, ताकि अगर मैनेजमेंट आईसी बनाई है तो एज़ पर लॉ एंड रेगुलेशन है कि नहीं, तो ऑडिटर चेक करेगा जो भी इनका आईसी बना है उस पर रीजनेबल एश्योरेंस देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बराबर है कि नहीं, वो जो पॉलिसी बना है वो बराबर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है कि नहीं, उससे कोई सेफ गार्डिंग ऑफ एसिड हो रहा है कि नहीं। एंड लास्ट, जो आईसी बनना है वो एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं। सो आईसी हम समझ चुके हैं, आईसी मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिसी जब डिज़ाइन होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मेंटेन करते हैं, कौन करता है, दो चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, ताकि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें किस पे, उसके रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, वो जो पॉलिसी बना हो कितना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है, क्या उस पॉलिसी से हमें कुछ सेफ गार्डिंग ऑफ एसिड्स हो रहा है कि नहीं। एंड एट लास्ट, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इफेक्टिवनेस मतलब हमारा उस पॉलिसी से काम हो रहा है कि नहीं, और एफिशिएंसी मतलब जो काम हुआ है वो टाइम पर हो रहा है कि नहीं। दो वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इफेक्टिव मतलब काम हमारा हो रहा है कि नहीं, एंड एफिशिएंसी मतलब काम अगर हो रहा है तो टाइम पर हो रहा है कि नहीं। ओके, सो आईसी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट करेंगे हम जो हमें आगे काम आएगा। एक कॉन्सेप्ट आएगा टेस्ट चेकिंग।
टेस्ट चेकिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग। अभी ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे आराम से। सो ये जो वर्ड ऑडिट प्रोसीजर है आप लेके टेंशन मतलब, हम आगे एक पूरा कॉन्सेप्ट है ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करते हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। बस इधर आप समझ लो टेस्ट चेकिंग मतलब क्या होता है, जो भी ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है लेकिन लेस देन 100% ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके पीछे लॉजिक क्या आपको समझना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर हमेशा ओपिनियन कौन सा देता है? रीज़नेबल, मतलब लेस देन 100%। इसीलिए टेस्ट चेकिंग मतलब होता है जो भी एप्लीकेशन, जो भी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लगा रहा है वो लेस देन 100% होता है ट्रांजेक्शन के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग। सो टेस्ट चेकिंग इज ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग। लेस देन 100% होता है क्योंकि ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और करते हैं हम, स्मॉल लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, जजमेंट। अब जजमेंट क्या होता है? द एबिलिटी टू मेक कंसिडर डिसीजन और कम टू अ सेंसिबल कंक्लूजन। अब फॉर एग्जाम्पल कोई जजमेंट में दे रहा हूँ कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, तो हमारा काम है उस डिसीज़न पे जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारा पोजीशन है उस डिसीज़न को लेके, या फिर कोई एक सेंसिबल, कोई एक रीज़नेबल कंक्लूजन बनाना उस जजमेंट को लेके। और जजमेंट अगर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे नेसेसरी होता है, क्यों? फॉर अ डिसीजन मेकिंग। अगर आपको पता ही है हम लोग जजमेंट करते हैं, ये नेसेसरी है फॉर डिसीजन मेकिंग। जजमेंट हमेशा आता है हमारे एक्सपीरियंस से, हम जितना भी अच्छा, हम जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ज़्यादा ही हम जजमेंट कर सकते हैं। और जजमेंट ये डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है। हमारा मैं एक ऑडिटर का जजमेंट कुछ और हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, और सेकंड ऑडिटर का जजमेंट कुछ और हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। एंड लास्ट कैन ऑल्सो बी फॉर्म आफ्टर कंसल्टेशन। अगर एक ऑडिटर कहीं फॉर एग्जाम्पल कोई ऑडिटर नया है, वो ऑडिट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एसेट्स को लेके या फिर पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके फंस गया है, तो अपने सीनियर से कंसल्टेशन करने के बाद भी जजमेंट कर सकता है। सो 4 पॉइंट है जजमेंट। अगर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे हम, ये आता है डिसीजन मेकिंग के लिए नेसेसरी है। सेकेंड, इट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से आता है हमें। थर्ड, ये डिफ़र करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेरा जजमेंट कुछ और भी हो सकता है और आपका जजमेंट कुछ और भी हो सकता है एक पर्टिकुलर एसेशन को लेके। एंड लास्ट कैन ऑल्सो बी फॉर्म आफ्टर कंसल्टेशन। सो जजमेंट जो हम पढ़े, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो, जजमेंट को, टेस्ट चेकिंग को, एंड इंटरनल कंट्रोल को। ये सब चीज़ें वो है, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमें ऑडिट पढ़ने में हेल्प मिलेगा। ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट में या फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि टेस्ट चेकिंग का दूसरा नाम क्या होता है, जजमेंट ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आता है। तो ये सब आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, इसको आराम से लिख लो, आपको काम आएगा। बाकी हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा इसमें हो ही चुका है, हम पढ़ चुके हैं प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट क्या होता है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कमेंट है तो मुझे डाउट है आपको, तो मुझे पूछ लो आपका मैं डाउट एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर दूंगा। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर द वॉचिंग टिल द एंड।